नमस्कार, मैं तरुण गोस्वामी आज हाजिर हूँ एक कहानी को लेकर। नाम है भेड़िया। तो चलिए शुरू। भेड़िया क्या है? खारू बंजारे ने कहा, मैं अकेला पनेठी से एक भेड़िया मार सकता हूँ। मैंने उसका विश्वास कर लिया। खारू किसी चीज़ से नहीं डरता और हालांकि 70 के आसपास होने और एक उम्र की गरीबी के सबक से वह बुझा बुझा सा दिखाई पड़ता था, पर तब भी उसकी ऐसी बातों का उसके कहने के साथ ही यकीन करना पड़ता था। उसका असली नाम इफ्तिकार या कुछ शायद ऐसा ही था, लेकिन उसका लघुकरण खारू था। उसके चारों ओर दुर्भेद्य कठिनता थी। उसकी आंखें ठंडी थीं और जमी हुई थीं। घनी सफ़ेद मूछों के नीचे उसका मुंह उसका अमानुषीय और निर्दयी था, एक चूहेदान। जीवन से वह निपटारा कर चुका था। मौत उसे नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वह टाइम पर जीवित था, जिंदा। वह भले बुरे की परवाह किए बिना जिंदा था। खारू ने मुझसे एक कहानी कही। उसका वह तरीका जिससे उसने कहानी कही मैं शब्दों में नहीं लिख सकता, लेकिन फिर भी मैं ये कहानी सच मानता हूँ। इसका एक एक लफ्ज़ सच है। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, हाँ सिवा भेड़िए के मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। खारू ने कहा, एक भेड़िया नहीं, दो चार नहीं, भेड़ियों का झुंड, 200 300 जो जाड़े की रातों में निकलते हैं और सारी दुनिया की चीज़ें जिनकी भूख नहीं बुझा सकती, उनका, उन शैतानों की फौज का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि अकेला भेड़िया कायर होता है। ये झूठ है। भेड़िया कायर नहीं होता, अकेला वो सिर्फ चौकन्ना होता है। तुम कहते हो लोमड़ी चालाक होती है, तो भेड़ियों को नहीं जानते हो। तुमने कभी भेड़िए को शिकार करते हुए नहीं देखा है। वह शेर की तरह नाटक नहीं करता है, भालू की तरह शेख ही नहीं दिखाता। किसी भी भेड़ पर कूद कर जख्म कर देता है और फिर खून की टपकती हुई लकीरों के पीछे चल पड़ता है और अपने शिकार तक आखिरकार पहुंच ही जाता है। अपने से दुगने जानवर को मारकर खा सकता है। बड़ा चालाक और बहादुर जानवर है। वह थकना जानता नहीं है। बैल हमारे बंजारों को घोड़ों से तेज ले जाते हैं, लेकिन जब उन्हें भेड़िए की बू आती है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुजरा करने? नहीं, बेचने के लिए। और वह किस मतलब की है? ग्वालियर की नटनियाँ छोटी छोटी होती हैं और पंजाब में खूब बेची जाती हैं। ये लड़कियाँ बड़ी चोखी होती हैं पर भारी भी खूब होती हैं। हमारे पास एक तेज बंजारे का गड्ढा था और 3 घोड़ों से तेज भागने वाला बैल था। हम लोग सुबह जल्दी निकल जाते हैं और दिन में जाने वाले साथियों से आगे मिल जाना चाहते थे। वैसे डर के लिए हमारे पास एक बंदूक भी थी, तीर कमान भी था। बैल हौसले से भाग रहे थे। बीच में निकल आए थे कि बड़े मियाँ ने घूमकर कहा, खारे भेड़िए हैं। मैंने तेजी से कहा, क्या कहा? भेड़िए हैं? होते तो बैल ना चौंकते। बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, भेड़िए ज़रूर हैं। खैर, वो हमसे 10 मील पीछे हैं और हमारे बैल थक चुके हैं, लेकिन हमें 50 मील और जाना है। बूढ़े ने कहा, मैं इन भेड़ियों को जानता हूँ। पिछले साल इन्होंने कुछ कैदियों को खा लिया था। भेड़ियों और सिपाहियों की बंदूक के सिवाय वहाँ पर कुछ बचा भी नहीं था। बंदूक भर लो। मैंने कमानों को तान कर देखा, बंदूक तोड़ी, सब ठीक था। बारूद की नई पोंगली भी निकाल के देख ले, मेरे पिता ने कहा। बारूद की पोंगली? मैंने कहा, मेरे पास तो पुरानी वाली है। तब बूढ़े ने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी। तू यह है, तू वह है। मैंने पूरा गड्ढा उलट डाला, लेकिन नई पोंगली कहीं नहीं थी। मेरे पिता ने भी सब टटोला। तू झूठ बोलता है, तू भेड़ियों की औलाद। मैंने तुझे नई पोंगली दी थी, पर वह बारूद यहाँ कहीं नहीं थी। मेरे पिता ने मेरी पीठ पर कोहनी मारते हुए कहा, शहर पहुंचकर मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। और इसी वक्त अचानक बैल एकदम रुक कर पूंछ हिलाकर जोर से भागे। मैंने सुना मीलों दूर एक आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे खंडरों में भी आवाज़ आती है, हवा की आवाज़। मैंने सहम कर कहा, भेड़िए। मेरे पिता ने नफरत से कहा और बैलों को एक साथ किया, पर उन्हें मार की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें भेड़ियों की गंध आ चुकी थी। वे जी तोड़कर भाग रहे थे। दूर मैं एक काले से धब्बे को हरकत करते देख रहा था।
वो सैकड़ों मील के चपटे रेगिस्तानी बंजर में तुम बहुत सारी चीजें देख सकते हो, और दूर उस बादल के धब्बे की तरह थे। मैं देख रहा था। बूढ़े ने कहा, जैसे ही भाई नजदीक आ जाएं, मारो, एक भी तीर बेकार होया तो मैं कलेजा निकाल दूंगा। और तब उन 3 लड़कियों ने एक दूसरे से चिपक कर आंसू बहाना शुरू कर दिए। चुप रहो, मैंने उनसे कहा। तुमने आवाज़ निकाली और मैंने तुम्हें नीचे ढकेला। भेड़िया बढ़ते हुए चले आते थे। हम लोग पथरीली धरती पर उड़ रहे थे, पर भेड़िए बंदूक संभाल कर बैठे। मैंने कमान संभाली। मैं अंधेरे में उड़ते हुए किसी भी चीज का शिकार करता था, और मेरा पिता किसी भी चीज पर निशाना लगा देता था तो खत्म। अचानक मेरे पिता ने गोली चलाई और भेड़िया गिर गया। बैल पागल होकर भाग रहे थे। हवा में उनका मुंह का फैन उड़कर हमारी ओर गिर रहा था। वे बहुत तेजी से रमा रहे थे, पर भेड़िए नजदीक आते जा रहे थे। गिरे हुए भेड़ियों को वे बिना रुके खा लेते थे। वे उनके ऊपर तैर जाते थे। मेरे बाप ने मेरे कंधे पर बंदूक की नली रख ली थी। मेरी गर्दन पर अब तक जले का दाग है। मैंने 16 तीरों से 16 भेड़िए गिराए और बूढ़े ने 10 मारे थे, पर तब भी भेड़ियों का झुंड बढ़ता ही आ रहा था। ले बंदूक ले, मैं बैलों को देखूंगा। उसका ख्याल था कि उसके बैल उससे भी तेज भाग सकते हैं, लेकिन यह ख्याल गलत था। दुनिया के खोए बैल उससे तेज नहीं भाग सकते थे। मैं बंदूक का निशाना खूब लगाता था, और देसी जंग लगी बंदूक, लेकिन लड़की उसे 5 मिनट में भर देती थी। मैं बंदूक भरती थी, मैं निशाना लगाता था। अचोक मैंने 10 और गिराए। धाएं 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 धाएं। जब सारी बारूद खत्म हो जाती है तो भेड़िए कुछ थक चुके थे। मैंने कहा कि अब वे पिछड़ चुके हैं। बूढ़ा हंसा। वो इतनी सी बात से नहीं पिछड़ सकते, लेकिन मैं मरते मरते कह चलूंगा कि 7 मुल्क के बंजारों में खारों से खारा निशानेबाज नहीं है। मेरा बाप बुढ़ापे में बड़ा हंसमुड़ हो गया था। कुछ भेड़िए पीछे रह गए थे, उन्हें कुछ खाने को मिल गया था। सब चट करते जा रहे थे। बैलों पर कोड़ा बोल रहा था। कुछ मिनट बाद ही उन्होंने हमारा पीछा फिर से शुरू कर दिया। वे 200 गज पे रह गए और बढ़ते ही आ रहे थे। मेरे पिता ने कहा, सामान निकालकर फेंको, गड्ढा हल्का करो। एक बार ठोकर खाकर गड्ढा चकराकर चला। पूरे बंजारों में एक गड्ढारा अफसर था। सारा सामान फेंक कर हमने उसे अलगा कर दिया, पर तुरंत ही वे वापस आ गए। भेड़िए आ चुके थे। बड़े मियाँ ने कहा, अब तो ये बैल खोल दो, ये गड्ढा खींच जाएंगे। तब एक नटनिया फेंक दो। मैंने उन 3 में से एक नटनिया को, जो सबसे मोटी थी, उसे फेंक दिया। ग्वालियर की नटनिया। पहले वो भागी, फिर ये जानकर कि भागना बेकार है और पीछे मुड़कर भेड़िए की टांग पकड़ ली। पर इससे फायदा क्या था? मैं एकदम नजर से ओझल हो गई, जैसे किसी कुएं में गिर पड़ी हो। गड्ढा हल्का होकर और आगे बढ़ा, पर भेड़िए फिर लौट आए। दूसरी फेंको, बड़े मियाँ ने कहा। पर अब की मैंने कहा, आखिर क्या हम लोग सैर करने के लिए मारे मारे फिरते हैं? एक बैल ना खोल दो। मैंने एक बैल खोल दिया। मैं पीठ पर पूंछ रखकर भागा। मेरे बाप की आंखों में आंसू भर आए। बड़ा अच्छा बैल था, लेकिन हम बच तो गए। लेकिन तभी फिर से गोल वापस आ गया। भेड़ियों का झुंड। मेरी हथेली में खून चला आया, पर भेड़िए पानी की तरह बढ़ते चले आ रहे थे और हमारे बैल मर के गिरना ही चाहते थे। दूसरी लड़की भी फेंको, मेरे पिता ने चीख कर फिर से कहा। उन दोनों में बांदी भारी थी तो कुछ सोचकर कांपते हाथों से अपनी चांदी की नथनी उतारने लगी थी, और मैंने शायद बताया नहीं। वह मुझे कुछ अच्छी भी लगती थी, इसलिए मैंने दूसरी से कहा, तू निकल। पर उसको तो जैसे फाजिल मार गया था। मैंने उसे गिरा दिया। जैसी गिरी वैसी ही पड़ी रही। गड्ढा और हल्का हो गया और तेज दौड़ने लगा, पर 5 ही मील में भेड़िए फिर से वापस आ गए। बड़े मियाँ ने गहरी सांस ली, माथा पीट लिया। अब क्या करें? भीख मांगकर खाना बंजारों का दीन है। हम रईस बनने चले थे। मैंने बांडी की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ। मैंने कहा, तुम खुद कूदोगी या मैं तुम्हें धकेलूं? उसने चांदी की नथ उतार कर मुझे दे दी और बाहों से आंखें बंद किए कूद पड़ी। गड्ढा बिल्कुल खाली हो चुका था, पर बैल बेहद थक चुके थे। बस्ती तक पहुंचने के लिए अब भी 30 मील बाकी थे। मैं बंदूक के कुंदे से उन्हें मार रहा था,
और भेड़िए फिर लौट आए। मेरे पिता के मुंह से पसीना टपकने लगा। लाओ दूसरा बैल भी खोल दे। मैंने कहा, यह मौत के मुंह में जाने जैसा है, हम दोनों लोग मारे जाएंगे, हमें या तुम्हें किसी को तो बचना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, उसने कहा। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मैं कूद जाऊंगा। मैंने कहा, मैं जिंदा रहा तो हर एक भेड़ियों काट डालूंगा। और मेरे पिता ने इतना सुनते ही मेरे दोनों गाल चूमे, हाथों में बड़ी बड़ी छुरियां ली। मैं नए जूते पहनूं, मैंने 10 साल पहनता, पर देखो तुम इन्हें मत पहनना, मरे हुए आदमियों के जूते नहीं पहने जाते, तुम इन्हें बेच देना। उसने जूते खींचकर गद्दे पर फेंक दिए और भेड़ियों के बीचों बीच कूद पड़ा। मैं पीछे घूमकर नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर में उसे चिल्लाते सुनता रहा, यह ले भेड़िए की औलाद, भेड़िए की औलाद। और चट चट मैं ही किसी तरह भेड़ियों से बच गया। उसने डरे हुए चेहरे की तरफ देखा और जोर से हंसा और खकार कर जमीन पर थूक दिया। खारू ने कहा कि मैंने 260 भेड़िए और मारे। एक अनहोनी सी आ गई और वह भूखा नंगा उठकर खड़ा हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ये भी ज़रूर लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।